इस वक्त की ब्रेकिंग खबर बताता हूं आपको। लाल किले के पास धमाके की जांच जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पहुंची है जांच की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पहुंची है जांच की टीम। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जांच के लिए पहुंची है। दिल्ली के ओखला में है अल फलाह यूनिवर्सिटी का मुख्यालय। इस मामले में दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर टीम ने भी अलग से मामले की एफआईआर दर्ज की है। बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुख्यालय जो कि दिल्ली में है। लाल किले के पास जो धमाका हुआ था उसमें बड़ा एक्शन लिया गया। दिल्ली पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम जांच के लिए पहुंची है। लाल किले के पास धमाके के मामले में जांच जारी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पहुंची है जांच की टीम। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जांच के लिए पहुंची। लाल किले के पास धमाके की जांच में आगे का कदम उठाया जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुख्यालय हेडक्वार्टर्स पहुंची है दिल्ली पुलिस की जांच की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद हमने देखा नौगाम में कैसे पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पहुंची है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम। जाहिर है इस मामले में जांच की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब हम आपको इस खबर से जुड़ी और तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के अलावा श्रीनगर में हुए धमाके से पूरा देश दहल गया है। ये सामने आपके तस्वीरें देखें, श्रीनगर में हुए धमाके से पूरा देश दहल गया है। 5 दिन के भीतर 2 राज्यों में हुए 2 धमाकों से हर कोई सन्न है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास कार में विस्फोटक हुआ और अब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पूरा पुलिस स्टेशन ही धमाके से मलबे में तब्दील हो गया। तस्वीरें देखिए आपके सामने है किस तरह से यह धमाका हुआ आज नौगाम में पुलिस स्टेशन में। दरअसल यह धमाका देर रात करीब 11:22 पर हुआ। आप तस्वीरों को देखिए, तस्वीरों को देखकर धमाके से मचे कोहराम का अंदाजा आप लोगों को लग जाएगा। ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई थी, तेज आवाज हुई वहां पर और पूरा पुलिस स्टेशन आग की लपटों में घिर गया। इस हादसे में 9 लोगों की जान गई है, जिनमें उस वक्त नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद और विस्फोटक की जांच के लिए फोटोग्राफी कर रहे 2 लोग भी शामिल थे। धमाके में मरने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और जिला प्रशासन के 2 अधिकारी हैं, जबकि 29 लोग घायल हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर दी है। On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime wing photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K police
stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. पहले तो मुजम्मल गनी की गिरफ्तारी के बाद 10 दिन लगाया जाता है फरीदाबाद में रिकवरी करने में, और अब डीजीपी कहते हैं कि अटमोस्ट कॉशन के साथ ये सैंपलिंग करी जा रही थी। बड़े सवाल उठते हैं। बेशक जम्मू कश्मीर पुलिस और गृह मंत्रालय इसे अब हादसा बता रहा है, लेकिन फिर भी सवालों का अंबार लगा है। डीजीपी ने कहा, आपने सुना कि यह धमाका हादसा था, तो फिर उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट या आरडीएक्स में बिना डेटोनेटर धमाका हो कैसे गया। डीजीपी ने कहा, आपने सुना कि यह धमाका सैंपलिंग के दौरान हुआ, तो फिर सवाल यह है कि वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। उन्होंने कहा सैंपलिंग में सावधानी बरती, लेकिन आबादी वाले इलाके में सैंपलिंग करके कौन सी सावधानी बरत रहे थे। कैसे यह हुआ हादसा। डीजीपी के मुताबिक थाने में सैंपलिंग चल रही थी, लेकिन एसओपी के मुताबिक क्या पुराने घर में चल रहे थाने में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा जा सकता था। इस सवाल का जवाब कौन देगा। रात 11:20 पर इस समय सैंपलिंग चल रही थी, आखिर इतनी रात में यह सब क्यों हो रहा था। डीजीपी ने कहा कि 2 दिन से सैंपलिंग चल रही थी। ऐसे में सवाल यह भी है कि फिर आसपास का इलाका खाली क्यों नहीं कराया गया। इन बातों का कौन ख्याल रखता है, इन सवालों का जवाब कौन देगा। ये वो बड़े सवाल हैं, ये वो बड़े सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी हैं, आसिफ कश्मीर से और नीरज राजपूत मेरे साथ यही दिल्ली से न्यूज रूम से जुड़े। पहले आसिफ के पास चलते हैं। आसिफ, ये जो डीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इसमें तो इतने लाजमी सवाल उठते हैं कि एक के बाद आप लैप्सेस देखिए। अब वो कह रहे हैं पूरे अटमोस्ट कॉशन के साथ कर रहे थे। क्या आपने इलाके को खाली कराया था, नहीं कराया था, रात में क्यों कर रहे थे। इन तमाम सवालों के जवाब क्या डीजीपी साहब ने दिए जब आप वहां उनसे सवाल कर रहे थे। आशीष, पहले ये हम सुधार ले कि डीजीपी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो प्रेस के सामने आए, अपना स्टेटमेंट पढ़ा और उठ के चले गए। इससे पहले कि हम उनसे कुछ सवाल पूछते इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से गिरफ्तारियां हो रही हैं पुलिस की ये तरफ तो भागने का तरीका हुआ ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो मतलब अगर सवाल ही नहीं लिया तो करने क्या आए थे। रीड आउट हो, प्रेस रिलीज दे देते। इतना बड़ा हादसा हो जाता है, सवाल लेने की फुर्सत नहीं है, सवाल तो उठेंगे। खैर, माफ कीजिएगा, आप अपनी बात पूरी करें। आशीष, मैं वही कह रहा हूं कि डीजीपी ने भी जो प्रेस बयान पढ़ा, ठीक वही बयान गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने दिल्ली में पढ़ा और वहां भी कोई सवाल नहीं लिया। यानी जो पैटर्न है वो सेम है। यहाँ पे भी वही प्रेस रिलीज पढ़ा गया, दिल्ली में शायद 2 बार पढ़ा गया, अंग्रेजी और हिंदी में, लेकिन जो सवाल हैं वो कहीं किसी ने नहीं लिए। और जो सवाल हैं वो अब भी बने हुए हैं कि इतनी भारी मात्रा में अगर विस्फोटक लाया गया था तो उसको जांच के लिए थाने में क्यों लाया गया, किसी और जगह क्यों नहीं लेके जाया गया। क्योंकि पहले पुलिस को शायद ये अंदेशा नहीं था कि जो एक्सप्लोजिव है, जो अमोनियम नाइट्रेट है, उसको प्राइम किया जा चुका है। यानी उनको ये लग रहा था कि ये रॉ स्टेट में फर्टिलाइजर है जिसको वहां से ट्रांसपोर्ट किया गया। लेकिन अब कुछ पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि हो सकता है कि इस कंसाइनमेंट में एक कंसाइनमेंट प्राइम किया हुआ अमोनियम नाइट्रेट हो, यानी उसको जो मशीन ऑयल है उसके साथ मिला के आईडी के लिए तैयार करके रखा गया था और उसको केवल एक फिट करना था आईडी डेटोनेटर के साथ। यहाँ पे भी लग रहा है कि इसी तरीके की कोई चूक हुई है जो कि इसकी हैंडलिंग में हुई है। क्योंकि 2 दिन से अगर काम चल रहा था, 2 दिन से विभिन्न सैंपल्स उठाए गए थे, उनको पोर्टलियो में बंद करके एज फॉरेंसिक एविडेंस और लीगल एविडेंस के तौर पर या फिर एफएसएल भेजने की कवायद चल रही थी। और कल 11 बजे रात को जब ये धमाका हुआ तो आमतौर पर उस समय ये कवायद नहीं हुई होनी चाहिए थी, और लेकिन हो रही थी। और जो सूत्र बता रहे हैं कि एक वरिष्ठ जो रेवेन्यू अधिकारी थे उन्होंने बोला 11 बजे ही बोल दिया था कि अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा काम नहीं करना, और वो निकल गए थे। और उसके 20 मिनट के अंदर ही ब्लास्ट हुआ था, जिससे उनकी तो जान बच गई, लेकिन उनके ही विभाग के 4 अन्य लोग इसकी चपेट में आ गए। 2 की मृत्यु हो गई, 2 अन्य घायल है, जबकि अभी भी। जी आशिफ। नहीं आसिफ भाई, आप जो बात कह रहे हैं, जो मैं कह रहा था, डीजीपी को सुन रहा था अटमोस्ट कॉशन के साथ, और आप भी बिल्कुल सही सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक तो आप थाने में कर रहे हैं,
एसओपीज का आप ख्याल नहीं रख रहे हैं, क्यों नहीं आपने किसी और जगह किया, उसके बाद आपने उस जगह को पहले से खाली नहीं कराया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली कि जब वो ये कर रहे थे तब ये पता नहीं था कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जो अमोनियम नाइट्रेट का एक पर्टिकुलर हिस्सा था वो एक्टिवेटेड था। अरे भाई, तो 2 दिन से आप कर क्या रहे थे? मैं एक बार नीरज के पास चलता हूं। नीरज, ये जो लाजमी सवाल हम खड़े कर रहे हैं, आपको इस बारे में जो एसओपीज फॉलो किए जाते हैं, प्रोसीजरल एसओपीज, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा। जरा आप बताएं कि इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहती होम मिनिस्ट्री और राज्य के मुखिया, पुलिस के डीजीपी, और क्या वजह है कि वो बिना सवालों के जवाब दिए चले जाते हैं? बिल्कुल, देखिए आशीष, इस पे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि बहुत ही शीर अनप्रोफेशनलिज्म जो था वो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में जब आपको एक्सप्लोजिव मिला था, आपको एमोनियम नाइट्रेट मिला था, आपको ये शायद पहली बार ऐसा था कि इतनी बड़ी मात्रा में एमोनियम नाइट्रेट मिला जम्मू कश्मीर पुलिस में, क्योंकि हमने देखा कि टेररिज्म से ग्रस्त रहा है पिछले कई दशकों से, लेकिन उस सब के बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में जो एक्सप्लोजिव है वो अभी तक शायद नहीं मिल पाया था। जो मिलता था 3-4 किलो मिलता था, आईडीज में मिलता था, लेकिन ये 3 टन 2900 किलो एमोनियम नाइट्रेट। और उसके साथ साथ जब लाल किला ब्लास्ट हुआ, उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि इसमें 2 एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, यानी कि एमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ कोई और एक्सप्लोजिव भी हो सकता है, जिसके बारे में साफ तौर से नहीं कहा गया था। यानी कि एनएसजी की टीम भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाई थी जब वहां पर पहुंची। वो भी अभी अपनी सैंपलिंग का डिटेक्शन यानी रिसर्च कर ही रहे हैं कि आखिरकार कौन सा एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया I-20 में। ऐसे में जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इतनी बड़ी मात्रा में पहले तो यहां से फरीदाबाद से लेकर गए, उनको ले जाकर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने वो बड़ी मुख्य मुद्दे को टच कर दिया। मैं पूछना चाह रहा था, मुझे ये बताएं, जब जांच एनआईए को हैंडओवर हो चुकी है तो जम्मू कश्मीर पुलिस को इतनी बड़ी मात्रा में इन एक्सप्लोजिव्स को कश्मीर ले जाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है। जब एनआईए को जब 10 तारीख को 11 तारीख को ही ये केस ट्रांसफ़र चला गया, एनआईए को चला गया, तब आपको इसको टच करने की जरूरत नहीं थी। क्यों आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? क्यों आप स्टेट एफएसएल को बुला रहे हैं? आप जितना भी कहें, जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, CFSS जो हैं, या एनएसजी की जो टीम्स हैं, उनको एक्सपर्टीज़ है इस तरह के एक्सप्लोजिव को हैंडल करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि आखिरकार कौन सा है। फिर आपने जब आपका FIR जब वहाँ हुआ था नौगाम पुलिस स्टेशन में, उसकी जांच भी दे दी गई थी एनआईए को, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस थी वो ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये कौन सा एक्सप्लोजिव है, एमोनियम नाइट्रेट है या इसमें कोई और तो नहीं है। अपनी एफएसएल से करवा रही थी कि कहीं आगे ऐसा ना हो कि इस FIR को आगे जांच किया जाए। बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज, इस बारे में बात करने के लिए। लोगों को जानकारी देना भी बहुत जरूरी होता है कि आखिर ये इस तरह के ड्यू कॉशन की बात कर रहे हैं और इतने प्रोसीजरल लैप्स का कोई जवाब देने के लिए नहीं है। वही बम धमाके के 5 दिन बाद दिल्ली को दहलाने वाले मास्टरमाइंड का पता भी चल चुका है। फिदायीन हमले को अंजाम देने वाले सरगना का सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा कच्चा चिट्ठा जुटा लिया है। फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक सामने आए फिदायीन मॉड्यूल का सरगना आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर राथर है, जो धमाके से पहले गिरफ्तार हुए डॉक्टर आदिल का भाई है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फर लगातार पाकिस्तान के 3 हैंडलर्स के संपर्क में था। मसूद अजहर के भाई से बातचीत के बाद अफगानिस्तान में उसने फिदायीन हमले की ट्रेनिंग ली थी। सूत्रों से खबर यह भी है कि वो 22 अगस्त को दुबई के रास्ते अफगानिस्तान गया था, जिसकी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। खबर यह भी है कि वो अभी भी अफगानिस्तान के हेलमंड या कुनार में छिपा हुआ है। बड़ी खबर है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से बाकायदा अफगानिस्तान जाकर के बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी और आज भी हेलमंड या अफगानिस्तान में छुपा हुआ है। दिल्ली में धमाका सामने आ गया, धमाके का आका, जो हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल का सरगना डॉक्टर मुजफ्फर राथर 22 अगस्त को दुबई के रास्ते गया अफगानिस्तान गया था। राथर फिदायीन विस्फोटक के निर्माण की ट्रेनिंग लेने गया था अफगानिस्तान के हेलमंड या कुनार में छिपे होने की आशंका है, जो अभी तक एबीपी न्यूज को बड़ी जानकारी मिली है। गिरफ्तार आदिल का भाई है डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर ही इस मॉड्यूल का सरगना है। एबीपी न्यूज पर हम आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली में धमाका, सामने आ गया आका। हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल का
सरगना डॉक्टर मुजफ्फर राथर 22 अगस्त को दुबई के रास्ते गया था अफगानिस्तान गया था राथर। फिदाइन विस्फोटक के निर्माण की ट्रेनिंग लेने गया था अफगानिस्तान। राथर अफगानिस्तान के हेलमंड या कुनार में छिपे होने की आशंका है। धमाकों के पीछे ना सिर्फ जैश, हिजबुल और पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, बल्कि सूत्रों से तुर्की कनेक्शन का भी खुलासा हो रहा है। सामने देखिए टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको लगातार बड़े अपडेट्स दे रहे हैं। खबर है कि आतंकी आदिल और मुजम्मिल तुर्की में बैठे अबू उकासा के संपर्क में थे। अबू उकासा तुर्की के वर्चुअल नंबर से बात करता था। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके से 40 फीट नीचे तक धरती हिल गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह वीडियो लाल किले मेट्रो स्टेशन का है। देखिए आपके सामने एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर, जिसके गेट के बाहर ब्लास्ट हुआ था। तभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन कांप उठा था, जो जमीन के 40 फीट नीचे है। वहां दुकानों पर रखा सामान भी हिलने लगा था और अफरा तफरी का माहौल बन गया था। तस्वीर हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए उस वक्त का मंजर मेट्रो स्टेशन का है। दिल्ली धमाके की जांच से जुड़ी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज अब आपको देते हैं। गृह मंत्रालय पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर गृह मंत्रालय पहुंचे। गृह सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की मुलाकात, जांच का ब्यौरा दे रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर। होम सेक्रेटरी से उनकी मुलाकात चल रही है। बहुत बड़ा डेवलपमेंट, दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं यूनियन होम सेक्रेटरी से मिलने। होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरह से हमले की जांच आगे बढ़ रही है। इसी बीच हमने देखा कल रात किस तरह से नौगाम में पुलिस स्टेशन में हमला हुआ। हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर पवन गौड़ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी पवन गौड़। पवन, गृह सचिव से मिलने दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं, क्या और जानकारी है इसके बारे में? देखिए, गृह मंत्रालय लगातार पूरे दिल्ली पुलिस मामले पर जो जांच चल रही है उसको लेकर लगातार नजर बनाए हुए है और लगातार तमाम जो इस वक्त जांच में शामिल अधिकारी हैं उनसे लगातार अपडेट ले रही है। उसी के चलते जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं वो अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्रालय पहुंचे हैं और गृह सचिव जो गोविंद मोहन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात में अब तक की जांच में दिल्ली पुलिस को क्या मिला, क्योंकि हालांकि इसकी जो पूरी जांच है वो एनआईए को सौंप दी गई है, लेकिन चूंकि दिल्ली में पूरा ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरी जांच में इन्वॉल्व रही है। तो ऐसे में गृह सचिव को अभी लगातार अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस को कई सारी चीजों को कड़ियों को जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। जिस तरह से जब आतंकी उमर जो है दिल्ली में दाखिल हुआ, उसके बाद कहां गया, किस किस जगह की देखी, किस किस लोगों के संपर्क किया, तो ये सारी चीजों की जांच में दिल्ली पुलिस भी जुटी हुई है। तो ऐसे में लगातार दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो गृह मंत्रालय के अधिकारियों को समय समय पर अपडेट रहते हैं और उसी के चलते अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्रालय पहुंचे और गृह मंत्रालय पहुंचकर गृह सचिव गोविंद मोहन को इस पूरी मामले की अब तक की अपडेट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ऐसे समय पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब खबर यह है कि संभव है गृह मंत्री भी शाम को कश्मीर का दौरा करेंगे, शायद नौगाम जाने वाले हैं। जिस पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ था, मल्टीपल लेवल पे फेलियर देखने को मिला। दिल्ली में कैसे वो जगह जगह घूम रहा था, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली कार धमाके की जांच से जुड़ी अभी की बड़ी खबर, यूपी के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट रडार पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हमले से, दिल्ली धमाके से जुड़ी सूत्रों से बड़ी खबर, कश्मीरी मूल के करीबी 200 डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट रडार पर हैं उत्तर प्रदेश में। सूत्रों से बड़ी खबर, शाहीन उत्तर प्रदेश में कश्मीरी मूल के करीब 40 डॉक्टर से संपर्क में थी। यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। सूत्रों से जो एबीपी न्यूज को मिली है, कई देशों में डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर्स भी शामिल। बड़ी खबर, डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की तैयारी में है उत्तर प्रदेश की एंटी टेरर स्क्वाड। पूछताछ के लिए श्रीनगर जाने की तैयारी में है यूपी की एटीएस। इस वक्त की बड़ी खबर, 200 डॉक्टर्स मेडिकल स्टूडेंट्स कश्मीर से संबंधित जिनका ताल्लुक है वो रडार पर है। एटीएस नजर बनाए हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस कश्मीर का दौरा कर सकती है। एक और बड़ी खबर बताता हूं आपको, दिल्ली धमाके की साजिश में शामिल आतंकी डॉक्टर शाहीन से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। आतंकी डॉक्टर शाहीन का उत्तराखंड से भी कनेक्शन।
सूत्रों से बड़ी खबर, उत्तराखंड में शाहीन के कई करीबियों का पता लगा है। सोर्सेस से बड़ी खबर। बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। बीजेपी से निलंबित किए गए हैं आरके सिंह। पार्टी ने आरके सिंह को नोटिस जारी किया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए आरके सिंह को निलंबित कर दिया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि निष्कासित क्यों ना किया जाए। बिहार चुनाव के वक्त बयानों को लेकर कार्रवाई, और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या बताएंगे, क्या अपडेट? बिल्कुल, ये जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरके सिंह, जो लगातार बिहार चुनावों के दौरान अलग अलग बयान दे रहे थे, उसी मामले में अब कार्रवाई की गई है। बीजेपी की तरफ से कार्रवाई करते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और पूछा गया है कि क्यों ना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, और उनको 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है अपना जवाब देने के लिए, और फिलहाल उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। और गौरतलब है कि अगर आरके सिंह की बात की जाए तो जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस दौरान उन्होंने कई सारे बयान दिए थे, और जिसको लेकर के पार्टी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन अब जबकि चुनाव संपन्न हो चुका है, आरके सिंह को पार्टी से निलंबित तो किया ही गया है, और अब शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया कि क्यों ना उनके खिलाफ उनको जो पार्टी से ही निष्कासित कर दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आरके सिंह बिहार में पार्टी से निलंबित किए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।